बिजनेस टैक्स प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 सिलेबस बोल दे रहे हैं। असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स, अपील एंड रिवीजन, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ अपील विथ एपलेट अथॉरिटीज, ड्राफ्टिंग ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ लॉज। इस बुक का हिसाब से 2 चैप्टर आ रहा। पहला प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट एंड दूसरा है अपील एंड रिवीजन। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट आएगा वीडियो का। इस यूनिट का 2 पार्ट आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 अभी करा रहे प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, जिसमें हम लोग का कवर हो जाएगा असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। बाद बाकी जो सिलेबस का पार्ट है वो सेकंड वीडियो में कवर हो जाएगा, इसका पार्ट 2 में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आता है पहले प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। इसका मीनिंग क्या है? सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय द एसएससी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। जितना इनकम कर रहा है एसएससी उसका रिटर्न को सबमिट करना, और जो इनकम टैक्स ऑफिसर वो डिटरमाइन करेगा, निकालेगा, कैलकुलेट करेगा कि उसका टैक्स लायबिलिटी कितना है। ठीक है, यही दोनों चीज मिला के होता है प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। इसमें एक बात हम बोले, रिटर्न ऑन इनकम। ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम जो होगा एसएससी को उस पर रिटर्न, जो रिटर्न का बात आ रहा है और इनकम का बात आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इनकम का जितना डिटेल्स है सारा सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबमिट कहाँ करेंगे? उसके लिए नीचे दिया हुआ है सेक्शन 139, 139 सेक्शन में दिया हुआ है रिटर्न ऑफ इनकम। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ इनकम इज ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ इनकम। इट इज सच स्टेटमेंट इन विच मेनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर गिवन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रोस टोटल इनकम, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 to 80U, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जीटीआई आता है, उसमें डिडक्शंस रहता है और टैक्सेबल इनकम कितना है, सारा डिटेल्स रहता है रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोलते हैं। इसका सेक्शन है 139। नेक्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न फाइल कौन करेगा, किसको जरूरत है करने का? तो सेक्शन 139 और सबसेक्शन 1 में बोला है एक कंपनी एक कंपनी और ए फर्म, ठीक है, कंपनी को रिटर्न फाइल करना है, फर्म को करना है, ए लोकल अथॉरिटी, एक लोकल अथॉरिटी को करना है, एनी पर्सन, ए पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, ए पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, जिसका जो लिमिट है, ठीक है, जिसका जो लिमिट है वो एक्सीड्स कर रहा है जितना टैक्स स्लैब है, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। कौन कौन एग्जाम्प्ट है, किसको किसको छूट है कि रिटर्न फाइल नहीं करने से भी चलेगा? तो ऐसा कुछ पॉइंट वाइज तो दिया हुआ नहीं है बुक में। लिखा है कि गवर्नमेंट के पास राइट है, गवर्नमेंट हैज गॉट राइट टू एग्जेम्प्ट सर्टेन पर्सन ऑफ स्पेशल कैटेगरी बाय इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर गवर्नमेंट गैजेटे। भारत का जो राजपत्र है उसमें जो गवर्नमेंट है वो अगर स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में एक लिस्ट जारी करता है कि ये सब का रिटर्न फाइल नहीं करना है, तभी वो एग्जेम्प्ट होगा, तभी उसको छूट मिलेगा, अदरवाइज करना ही पड़ता है रिटर्न फाइल। अच्छा, कुछ फॉर्म्स है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने का, कुछ फॉर्म्स है। ठीक है, जिस हम बार बार एक लाइन बोल रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में आईटीआर भी बोलते हैं। आईटीआर, हम लोग को पता है कि जो टैक्स में इनकम होता है वो 5 हेड के अंदर होता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये 5 हेड के अंदर हम लोग का इनकम होता है। तो किसके लिए कौन सा आईटीआर है वो जानना भी जरूरी है। सबसे पहले आता है आईटीआर 1, जिसको आसान भाषा में सहज भी बोलते हैं, SAHAJ, सहज, आईटीआर 1। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड इशूड द न्यू फॉर्म ऑफ नया सरल, इसका और एक नाम दिया गया नया सरल बोल के, फॉर दोज एसएससीज हु हैव ओनली इनकम फ्रॉम सैलरीज। ऐसा एसएससी जिसका इनकम सिर्फ सैलरी से होता है वो किस में आता है तुम्हारा? आईटीआर 1 में। सेकंड है आईटीआर 2, फॉर दोज इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हु हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या इंडिविजुअल्स जिसका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में हो रहा है, कैपिटल गेन्स में हो रहा है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हो रहा है। ठीक है, उसको इनकम टैक्स अगर फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? आईटीआर 2। उसके बाद है आईटीआर 3, फॉर दोज इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हु हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक हेड ही बच गया, बिजनेस और प्रोफेशन।
अगर वो लोग को रिटर्न फाइल करना है तो ITR 3 भरना पड़ेगा। अच्छा, कोई इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है उसका इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से, लेकिन सोल प्रोप्राइटरी है, मतलब अकेले ही देखता है, तो वो कहाँ रिटर्न फाइल करेगा? ITR 4 में। ITR form is for those individuals and Hindu undivided family who have income from business and profession under sole proprietary। ठीक है। ITR 5 भी होता है, इसमें AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये लोग का अगर फाइल करना है तो ITR 5 में भरता है। फॉर कंपनी SSCs ITR 6 भी है। ITR 6 में जो कंपनी के SSC लोग हैं वो लोग भरता है, फाइल करता है रिटर्न को। एक ITR भी है, ठीक है, जिसमें ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो फाइल करता है, ये सब ऑफलाइन मेथड था। अगर ऑनलाइन डिजिटली कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन अगर रिटर्न फाइल कर रहा है, दिस कम्स अंडर ITR 5 बट विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद जो पॉइंट है वो रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम। रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 में बोला है, if person has failed income tax return under existing section 139(1) and 139 subsection 4 and after failing it he finds later on regarding some error or wrong statement in the return, he can file a revised return of income at any time before the end of relevant assessment year or completion of assessment whichever is earlier। अगर कोई SSC इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता या फेल कर जाता है, ठीक है, जो लिमिट है टाइम लिमिट, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में अगर फाइल नहीं कर पा रहा है, बाद में उसको पता चलता है कि कुछ एरर का वजह से या स्टेटमेंट जो बनाया था उसमें कुछ गलती हो गया है, कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो फिर से एक रिटर्न फाइल कर सकता है, जिसको नाम क्या देंगे? रिवाइज्ड रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5। कब तक भरेंगे? एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट खत्म होने से पहले कभी भी, या फिर कंप्लीमेशन ऑफ असेसमेंट, जब ईयर खत्म हो रहा है उस डेट में, या फिर उससे पहले, दोनों में से जो जल्दी हो, ठीक है, विचेवर इज अर्लियर। इसके बाद जो पॉइंट है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकता है ये सब। इसका सेक्शन है, पॉइंट है डिफेक्टिव रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। इफ असेसिंग ऑफिसर फील्स दैट रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एसएससी इज डिफेक्टिव, he can give a notice for its rectification. This rectification should be made within 15 days of notice. This rectification should be made within 15 days of notice. Assessing officer जो होता है AO, उसको अगर ऐसा फील हो रहा है कि जो इनकम कर रहा है SSC उसमें कुछ गलती है, ठीक है, उसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो जो AO है असेसिंग ऑफिसर नोटिस दे सकता है SSC को 15 दिन के अंदर कि आपका रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है, आपको फिर से रिटर्न भरना होगा। इसी को बोलते हैं डिफेक्टिव रेट ऑफ इनकम। अच्छा, व्हेन रिटर्न इज ट्रीटेड एज डिफेक्टिव, जो रिटर्न है वो गलत कब होगा या डिफेक्टिव कब होगा? तो बहुत सारा पॉइंट है, एक आसान बता दे रहे एग्जाम के लिए। आंसर है टैक्सेबल अंडर ईच हेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम हैव नॉट बीन शोन करेक्टली इन द रिलेटेड कॉलम्स। जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में ग्रॉस टोटल इनकम का जगह पर अगर कुछ और लिख दिया है, या टोटल इनकम का जगह पर कुछ और लिख दिया है, डिडक्शन का जगह पर कुछ और लिख दिया, या फिर कुछ भी डिफेक्ट है, करेक्टली भरा हुआ नहीं है, तो इस केस में वो जो रिटर्न वो डिफेक्टिव कहलाता है। इसके बाद है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, जिसको हम लोग पैन कार्ड भी बोलते हैं। इसका सेक्शन होता है 139A। PAN is compulsory mentioned in return of income. PAN is allotted by Income Tax Department. It is that number which helps Income Tax Department in completing file of the SSC. Whenever the SSC wants to contact with the Income Tax Department, he should mention to refer his PAN number for reference. PAN नंबर जो है वो कंपलसरी है मेंशन करना रिटर्न ऑफ इनकम में। जो फाइल कर रहा है रिटर्न उसमें PAN नंबर देना कंपलसरी होता है। PAN नंबर जो अलॉट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तरफ से, ये एक ऐसा नंबर है जहां पर एसएससी का सारा डिटेल्स वहां अलॉटेड रहता है, दिया हुआ रहता है, ठीक। और अगर एसएससी को कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करके अपना पैन नंबर के थ्रू सारा डिटेल्स ले सकता है, रेफरेंस ले सकता है। मैंडेटरी ऑफ पैन नंबर, कब मैंडेटरी हो जाता है, कब जरूरी हो जाता है पैन कार्ड?
सबसे पहले तो बता दिए रिटर्न ऑफ फाइल, अगर फाइल रिटर्न करना है तो वहां पैन नंबर चाहिए। फिर कुछ पॉइंट है, टर्म डिपॉजिट ऑफ 50,000 और मोर इन एनी बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस या बैंक में कुछ अगर टर्म डिपॉजिट करते हैं 50,000 रुपया या उससे ज्यादा का, तब पैन नंबर आवश्यक है, जरूरी है। पेमेंट ऑफ होटल रेस्टोरेंट बिल ऑफ मोर देन 50,000 एट एनी टाइम। किसी होटल या रेस्टोरेंट में 50,000 रुपया या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो पैन नंबर देना अनिवार्य है। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन 50,000, LIC करवा रहे हैं 50,000 रुपया से ज्यादा का, पैन नंबर रिक्वायर्ड है वहां पर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं मोर देन और इक्वल टू ₹50,000, देयर इज पैन रिक्वायर्ड, वहां भी पैन लगेगा। ये कुछ पॉइंट था एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद है यूज ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या क्या यूज है? इन एवरी रिटर्न ऑफ इनकम, जैसा बोले सारा रिटर्न में पैन नंबर चाहिए, चालान में चाहिए। इन एवरी चालान फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, जितना भी टैक्स का पेमेंट होता है उसका एक चालान होता है, उसमें पैन नंबर जरूरी है। इन एवरी कॉरेस्पॉन्डेंस विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितना भी फॉर्म है वहां पर पैन नंबर लगता है। एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि अंडर सेक्शन 139AA मतलब AA में बोला है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक सेक्शन में बोला हुआ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है कि पैन कार्ड को आधार नंबर से या आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा? क्योंकि आधार कार्ड में सारा डिटेल्स होता है, ठीक है, जिसके थ्रू पैन नंबर अगर लिंक हो गया, अगर इन फ्यूचर अगर कुछ वो इंसान गलती करता है टैक्स देने में या कुछ ऐसा अनफेयर चीज करता है तो आधार कार्ड के थ्रू उसको पकड़ा जा सकता है, ड्यू टू वहां पर सारा डिटेल्स अवेलेबल है, एड्रेस दिया रहता है, मोबाइल नंबर दिया रहता है, नाम दिया रहता है। ठीक है, तो आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करना भी जरूरी है अंडर सेक्शन 139AA। इसके बाद आ जाता है हम लोग का टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या क्या प्रकार है? 4 टाइप का होता है। पहला सेल्फ असेसमेंट, दूसरा रेगुलर असेसमेंट, तीसरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, चौथा री असेसमेंट। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A में जब एसएससी खुद से अपना टैक्सेबल इनकम निकालता है और उस टैक्स को पे करता है तब उसको सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं। अंग्रेजी में देख ले रहे हैं। When the assessment is done by the SSC himself is called self-assessment. In this assessment, the SSC does calculation of taxable income and amount of tax payable by him. वही बात जो हम हिंदी में बोले वही चीज इंग्लिश में। दूसरा है रेगुलर असेसमेंट, इसको प्रोसेस ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। रेगुलर असेसमेंट में क्या है? असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। रिटर्न ऑफ इनकम का बेसिस में भी असेसमेंट होता है और एविडेंस का बेसिस में भी असेसमेंट होता है। ये 2 चीज आता है रेगुलर असेसमेंट में। ये दोनों को थोड़ा सा डिटेल्स में देख रहे हैं। पहला क्या था? असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में बोला है दिस असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड समेरी असेसमेंट। समेरी मतलब क्या है? सारा डिटेल्स समेरी रूप में मिलेगा, मतलब छोटा सा रूप में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। द इनकम टैक्स ऑफिसर कैन असेस द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम सबमिटेड बाय द एसएससी विदाउट कॉलिंग हिम। जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वह एसएससी को बिना बुलाए, ठीक है, उस पर्सन को बिना बुलाए उसका सारा डिटेल्स को ले सकता है। जो भी वो रिटर्न सबमिट किया है वो सारा डिटेल्स असेसिंग ऑफिसर ले सकता है। ठीक है, ये बोला गया है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, हम नहीं बोल रहे खुद से। नेक्स्ट था असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस का बेस में असेसमेंट, इसका सेक्शन है 143 सबसेक्शन 3। दिस असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट। ये क्वेश्चन दिया था, स्क्रूटनी असेसमेंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इज असेसिंग ऑफिसर फील्स टू गेट सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरिफिकेशन एंड फैक्ट्स he can issue a notice. Under this notice the assessee is asked to present himself or through his authorized agent on a prescribed date in office assessing officer to produce all the evidence for verification of income shown in return of income। कितना लिखा है? असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस का मतलब जब असेसिंग ऑफिसर को कुछ डाउट होगा तो वो अपना एक आदमी को भेजेगा एसएससी का घर में, वो उसको पकड़ के लाएगा, ठीक है, और एक डेट प्रिस्क्राइब डेट के अंदर उसे पूछताछ करके सब रफा दफा कर देगा मामला, ठीक है, और वेरीफाई करेगा कि आपका इनकम का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं। इट इज अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। इसके बाद है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इसका सेक्शन है 144 144। When return of income is not submitted by the SSC or the SSC does not follow the instruction issued by notice or does not produce required
account or produce incomplete facts. The assessing officer on the basis of available materials can assess the tax. While doing such type of assessment, he keeps in mind honestly judgment and interest of the assessee. It is known as best judgment assessment. Best judgment assessment का मतलब है जब रिटर्न ऑफ इनकम एसएससी जमा नहीं करेगा या फिर एसएससी जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर इस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है पास्ट जो उसका रिटर्न जो भरा है, पास्ट रिटर्न जो भरा है एसएससी, उसका बेसिस में वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ऑनेस्टली से, ईमानदारी से कैलकुलेट करके उसका टैक्स निकाल लेगा, इंटरेस्ट निकाल लेगा. While doing such type of assessment, he keeps in mind honestly judgment and interest of the SSC. अच्छा, एसएससी तो नहीं भरा है तो असेसिंग ऑफिसर उसका कैलकुलेट कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड, और जो इंटरेस्ट लग रहा है इंटरेस्ट को ऐड करके वो खुद ही पेमेंट कर देगा. इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. इसके बाद है रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147. दिस असेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्केपिंग असेसमेंट. इनकम स्केपिंग असेसमेंट मतलब इनकम से भाग रहा है एसएससी. इफ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड और बेस बिफोर द असेसिंग ऑफिसर दैट सर्टेन इनकम हैव बीन लेफ्ट आउट इन असेसमेंट फॉर द एसएससी, द असेसिंग ऑफिसर कैन एक्सेस द टैक्स ऑन सच एस्केप्ड इनकम और रीअसेस हिज रिटर्न ऑफ इनकम. इट इज कॉल्ड रीअसेसमेंट. रीअसेसमेंट का मतलब है कि जो टैक्स लायबिलिटी निकाला है गलत है या फिर कुछ इसमें खराबी है या फिर स्टेटमेंट ही गलत है पूरा, तो उसको फिर से असेस किया जाएगा बाय assessing officer. This all process is known as reassessment under section 147. The rectification of mistakes under section 154. Any AO feels that after assessment there is any mistake in his order or decision, the mistake or error can be rectified within 4 years after the year of error or mistake. रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट हो गया है, असेसिंग एओ जो है वो देखा, उसको भी सही लगा, सब कुछ हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ उसमें मिस्टेक था, तो उस मिस्टेक को 4 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है. उसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154 में. रेक्टिफिकेशन करने का क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या सर्कमस्टांसेस है. पहला, ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द एसएससी. एसएससी जब टैक्स फाइल कर दिया उसके बाद उसका रिसिप्ट मिलेगा, कुछ तो मिलेगा प्रूफ, उसमें देखा कि कुछ मिस्टेक है तो बोला कि रेक्टिफिकेशन करना है, तो उस केस में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा. ऑन फाइंडिंग आउट मिस्टेक ही हिमसेल्फ कैन रेक्टिफाई इट बाय हिज आउन स्वीट विल. एसएससी जब सारा रिटर्न बना लिया उसके बाद चेक किया, सबमिट कर दिया, सबमिट एसएससी अपना रिटर्न खुद बनाया, सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद जब चेक कर रहा है उसको खुद पता चला देखते समय कि यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है, अपना इच्छा से वो रेक्टिफिकेशन करवा सकता है. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नोटिस ऑफ डिमांड. असेसिंग ऑफिसर जब चाहे नोटिस कर दे सकता है एसएससी को, उसको अगर कुछ चीज जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसएससी उसमें मना नहीं कर सकता है. प्रिस्क्राइब डिमांड का जो नोटिस होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा एसएससी को, ठीक है. इसी के साथ जो प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट है और पार्ट 1 खत्म हो गया. जो जो नया आया है वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, इतना गर्मी में पसीना में वीडियो बना रहे हैं.